मैं डॉक्टर CL महावर मैं फाइनल छात्राओं को जायसे का प्रकृति चित्रण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जायसी सूफी साधक थे। सूफी साधक प्रकृति को परमात्मा का प्रतिबिंब मानते हैं। इस दृष्टि से उन्हें प्रकृति अत्यंत प्रिय है। वे प्रकृति को परमात्मा तक पहुँचाने का साधन मानते हैं। जायसी का प्रकृति चित्रण निम्नानुसार है। क्योंकि जायसी थे सूफी संत थे। सूफी याना अंदाज में अपनी काव्य परंपरा को अंजाम दिया था। और इनका जो पद्मावत है वह मसनवी शैली का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत हिंदू कथा को लेकर जो मसनवी शैली में बनाई है महाकाव्य, वो बड़ा श्रेष्ठ महाकाव्य है मसनवी शैली का। और जायसी थे प्रकृति के चितेरे थे। प्रकृति को उन्होंने विविध प्रकार से उद्दीपन एवं आलम्बन रूप में प्रस्तुत किया आवश्यकता अनुसार। प्रकृति के अनेक फूल, फल, वृक्ष इत्यादि की उन्हें बहुत जानकारी थी। उन सब का वर्णन भी उन्होंने इस पद्मावत में किया। नंबर 1, अलंकारिक रूप। अन्य कवियों की भांति जायसी ने प्रकृति को अलंकारिक वर्णन में मुख्य उपादान के रूप में अपनाया है और उसकी सहायता से अपने मानवीय भावों की अभिव्यक्ति में प्रकृति से अनेक उपमा ग्रहण किए। जायसी ने प्रकृति को विविध रूपों से, अलंकरणों से विभूषित किया और अपने भावों को, मानवीय संवेदनाओं को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और जो अभिव्यक्त करने का जो तरीका है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। प्रकृति को विविध प्रकार से जो प्रकृति के रूप हैं, उस रूपों का उन्होंने विविध अलंकारों के माध्यम से रूपायित किया। और वो रूपायित अलंकार मनुष्य के विभिन्न जो भाव हैं उस भाव को अभिव्यक्ति देते नजर आते हैं। ऐसा उनका अलंकारिक चित्रण था प्रकृति का। नंबर 2, उद्दीपन रूप। जायसी ने प्रकृति को अनेक स्थानों पर सुख को उद्दीपन करने वाली और दुख को बढ़ाने वाली चित्रित किया है। पद्मावती प्रणय के बाद मानसरोवर और बसंत की वर्णन सुख को उद्दीप्त करने वाला, क्योंकि प्रकृति है, सुख को भी अभिव्यक्त करती है तो दुख को भी अभिव्यक्त करती है। प्रकृति के दोनों रूप देखने को मिलते हैं, सुख में सुख जैसा और दुख में दुख जैसा। जब नागमती के दुख की बात करते हैं तो जायसी का 12मासा श्रेष्ठ 12मासा में गिना जाता है, जो नागमती के दुख को अभिव्यक्त करता है। और जब बसंत की बात करते हैं, जब मानसरोवर के अंदर पद्मावती और रतन सेन का मिलन होता है और वहाँ पर वो सुख आनंद की जो अभिव्यक्ति होती है,
वो सुख का वर्णन भी वो प्रकृति के माध्यम से करता है। तो प्रकृति के दोनों रूप उद्दीपन रूप में नजर आते हैं, सुख में भी और दुख में भी। सुख बढ़ाने वाली भी होती है और तो दुख देने वाली भी होती है, दुखदायी भी होती है। इस प्रकार से जायसी ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 3, भावात्मक रूप। जायसी ने अत्यंत भावुकता के साथ प्रकृति का निरीक्षण किया है, अपने काव्य में समुद्र का मनोहारी वर्णन किया है और साथ समुद्रों की कल्पना करके उसमें किलकिला समुद्र का कल्पनात्मक चित्रण किया, जिसे कि हम देखते हैं आगे भावना। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसके वैसे विचार अभिव्यक्त होते हैं। जायसी ने अपने पद्मावती के अंतर्गत संरचना के अंतर्गत अत्यंत भावुकता के साथ में प्रकृति का जो निरीक्षण किया है, परीक्षण किया है, बड़ा बड़ी सूक्ष्म तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। चाहे वो समुद्र का किनारा हो, चाहे वो प्रकृति के विविध बाग के खिले फूल हों। ये बड़ा मनोहारी चित्रण जायसी ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। और ये जायसी की कल्पना ही थी कि ऐसा समुद्र होगा। उस समुद्र के कल्पना कितनी गहरी थी। उस समुद्र के उस किनारे सिंगल द्वीप होगा और सिंगल द्वीप कैसा सुंदर और सुसज्जित होगा, ये कवि की एक कल्पना थी। और उस कल्पना को उसने से साकार रूप प्रदान किया। उसके संरचना को पढ़ने पर उसकी भावना से अगर हम देखें तो समुद्र और वो किनारा, वो सिंगल द्वीप साक्षात नज़र आते हैं कि ऐसा समुद्र होगा, ऐसा सिंगल द्वीप होगा, ऐसे वहाँ का प्रकृति होगी, ऐसे राजपाट होगा, ऐसे वहाँ के लोग होंगे। यह उसकी भावनाएं उसके माध्यम से हमें बतलाती हैं। किस प्रकार से जायसी की जो भावना थी कितनी सुंदर और कितनी विराट थी। नंबर 4, रहस्यात्मक रूप। सूफी कवियों ने प्रकृति के प्रत्येक कण कण में परमात्मा रूपी प्रियतम के सौंदर्य का आलोक देखा है। उन्हें सर्वत्र उसी की छाया का आभास मिलता है। जायसी का जो पद्मावत है वो रहस्यवाद का एक श्रेष्ठ अनुपम कृति है। इस पद्मावती कृति के माध्यम से रहस्य, आत्मा परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म, जीव जगत, उसके बारे में बताया। और साथ में ये भी कहा कि इस संसार में अगर छाया है, एक तत्व है, तो वो ईश्वर का, और उसी की छाया सर्वत्र नजर आती है, उसी का आभास है। आत्मा परमात्मा की बात करता है, प्रियतम और प्रियतमा की बात करता है, यह वही ईश्वर और ब्रह्म की बात करता है। अब उस ईश्वर का तत्व है, इस ईश्वर की छाया इस संसार में है, व्याप्त है और हर कण कण में विराजमान। यही आभास, यही बात जायसी अपने पद्मावत के माध्यम से, रहस्य के माध्यम से बतलाता है। नंबर 5, उपदेशात्मक रूप। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति का उपदेशात्मक रूप में सशक्त चित्रण किया है, परंतु जायसी ने इसमें प्रकृति के कम
ही चित्र उपस्थित किए हैं। जायसी ने प्रकृति को भावनात्मक उपदेशात्मक रूप में चित्रित कर अनेक पदार्थों के द्वारा अपनी शुद्धता की पुष्टि की। जिस प्रकार तुलसीदास ने उपदेश दिए बड़े सशक्त थे। तुलसीदास ने प्रकृति को उपदेश के रूप में अभियुक्त किया, क्योंकि उनके जो नायक थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक उपदेश दे रहे थे संसार को, हमें अच्छे कार्य करने और अच्छे कार्य कैसे किए जाते हैं वो आप इस प्रकार से समझिए। तो इस प्रकार से उपदेशात्मकता का सशक्त उदाहरण तुलसीदास प्रकृति के माध्यम से रहे थे। उसी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से उपदेश के अनेक पदार्थों का वर्णन जायसी अपनी भावना के माध्यम से दे रहे थे। इसलिए जायसी ने प्रकृति के चित्र तो उपस्थित किए लेकिन बहुत कम किए, और उपदेश दिए लेकिन बहुत कम दिए। लेकिन उनके जो चित्रों की जब बात करते हैं, उपदेश की बात करते हैं, तो आत्मा परमात्मा के जब रूप में रतन सेन और पद्मावती के और नागमती की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके उपदेशात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसमें सिंगल द्वीप वगैरह और समुद्र के माध्यम से भी अपनी बात को बतलाता है कि किस प्रकार से अपनी बातों को कहते हैं, और हीरामन तोता है वो गुरु के रूप में कैसे अपनी बातों को बतलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जायसी ने प्रकृति को उपदेशात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया। नंबर 6, प्रतीकात्मक रूप। जायसी ने प्रकृति के विविध पदार्थों को प्रतीक रूप में अपनाया है। पद्मावत में सूर्य, चंद्र, कमल, भ्रमर आदि प्रतीक पद्मावत और रतन सेन के लिए कई बार प्रयुक्त किए हैं। जायसी ने पृथ्वी और स्वर्ग को जीवन और ब्रह्म के प्रतीक के रूप में चित्रित करके संपूर्ण प्रकृति को योगी बताया। प्रतीक किसी को मान लेना, और जायसी ने प्रकृति के विविध रूपों को अपनाया। पद्मावती में जैसे सूर्य है या चंद्रमा है, कमल है, भोर है, ये पद्मावती में प्रतीकों के रतन सेन है, पद्मावती है, नागमती है, भौरा है, तोता है, सूर्य चंद्रमा है, समुद्र और सिंगल द्वीप है, ब्रह्म और आत्मा है, आत्मा और परमात्मा है। तो जायसी ने प्रकृति को इन विविध पदार्थों के विविध रूपों के प्रतीकों के रूप में अपने पद्मावत में प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत अच्छे प्रतीक, बहुत श्रेष्ठ प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। नंबर 4, वस्तु परिगणन रूप। जायसी द्वारा चित्रित प्रकृति का यह रूप एकदम नीरस सा लगता है। जायसी ने वस्तुओं, पौधों, वृक्षों, फलों आदि के नाम गिना दिए हैं। केवल वस्तु परिगणन से उसके काव्य में अपेक्षित चमत्कार नहीं आ पाया, क्योंकि वस्तुओं की गणना उसने की जायसी ने, प्रकृति के विविध बातें उसने बताई है, लेकिन वो नीरस सा लगता है। जायसी को प्रकृति के विविध चीज़ों के बारे में था पता, फूलों के बारे में था, फलों के बारे में था, पौधों के बारे में था, फूलों के बारे में था, वस्तुओं के बारे में था, उनका उन्होंने नाम गिनाए, पर वैसे चमत्कार नहीं था, इतना उत्तेजित नहीं था। हाँ, जैसे कोई उनके गणना करवा रहा, गिनती कर रहा, ऐसा लगता था, चमत्कार के रूप में नहीं आ रहा था। यानी गिनाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे कि इसमें ऐसे ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे फूल हैं, उनकी ऐसे ऐसे खुशबू हैं, गिना रहे थे, चमत्कार नहीं आ रहा था।
उनके बारे में बतला रहे थे कि ये चीज़ें थी उस समय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वस्तु प्रकरणा के रूप में भी जायसी ने अपनी बात को बताई। नंबर 8, स्वतंत्र रूप। वस्तुतः प्रकरण की लालसा से जायसी प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण नहीं कर पाए हैं। उस स्थिति में वे प्रकृति के सौंदर्य में रूप से एकदम विमुख रहे। प्रकृति और प्रेम को एक रंग में रंगकर परमात्मा रूपी प्रियतम की अनंत छवियों की कल्पना भी जायसी ने आकर्षक रूप से की है। ऐसे स्वतंत्र स्वरूप से जायसी के काव्य में प्रकृति का बहुरंगी रूप किंचित प्रस्फुटित हो पाया। क्योंकि जायसी ने प्रकृति के बारे में फूलों के, फलों के, पौधों के बारे में गिनती की है, करवाई है, लेकिन स्वतंत्र चित्रण कहीं पैसा प्रकृति का बहुत कम आया। उससे दूर ही रहें, विमुक्षक रहें। पर जहाँ पर प्रेम और प्रकृति की जब बात करते हैं, प्रियतम और परमात्मा की जब बात करते हैं, तो उसके प्रियतम के साथ में परमात्मा की जो छवि दिखाई देती